दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और मैं उपस्थित हूं क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियोज लेकर। दोस्तों पिछली वीडियोज में काफी समय लगा और वो काफी दिनों बाद वीडियोज आई। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। कई भाइयों का कमेंट भी आया कि हमें तो लगता है सालों लग जाएंगे आपकी सीरीज कंप्लीट करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी वीडियोज मिलेंगी, उसको खत्म करते हैं 10 से 15 दिन में। पूरी प्रोसेस को खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, फटाफट आपको बताते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियोज में जो आप लोगों ने देखा था उसमें हमने बताया था कि एक्यूज्ड साइड के अगर आप अधिवक्ता नियुक्त होते हैं, वो आपको हायर करता है, तो कैसे आप प्रक्रिया करेंगे कि वो व्यक्ति जेल जाने से बच जाए, उसे जेल न जाना पड़े और उसकी बेल भी हो जाए और मुकदमा भी संचालित हो जाए, या मुकदमा खत्म हो जाए, बेल भी न करानी पड़े। ये पिछली वीडियोज में मैंने बताया था, 6 नंबर की वीडियोज में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर उसे देख लीजिएगा, तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आपके आएंगी। अब दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर वो जो क्लाइंट है आपका वो गिरफ्तार हो गया है, तब आपको सूचना मिलती है, आप अधिवक्ता साथी को सूचना मिलती है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, तब आपको क्या करना होता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद आपको हायर किया गया, तब क्या होगा, ये समझते हैं अब आज की प्रोसेस में। तो सबसे पहले पुलिस ने जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति से मिलना, उस व्यक्ति का सहयोग करना पूछताछ में, ये आपका काम है एज ए अधिवक्ता। और ये बाकायदा लीगल है, ऐसा नहीं है कि आपको थाने बिल्कुल जाना ही नहीं करना, उसकी कोई मदद नहीं करनी। थाने जाकर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। है क्या, पुराने कानून में 41 सब क्लॉज डी में सीआरपीसी में ये बताया गया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे अपने पसंद के अधिवक्ता की मदद लेना उसका राइट है। नए सेक्शन में बीएनएसएस में सेक्शन ये 38 हो गया। इसमें ये कहा गया कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपने मनपसंद अधिवक्ता को हायर कर सकता है। अब क्या है कि आप थाने में जाएंगे, आप थाने में जाइए, वहां उनसे बताइए कि हम इनके अधिवक्ता हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं। अगर थाने वाले, प्रक्रिया ये भी है, अगर थाने वाले आपको नहीं अलाउ करते हैं कि आप इनकी मदद मत करिए, या मैं इनसे पूछताछ अकेले में करूंगा, आपको बिठाकर नहीं करूंगा, आप तो वकील हैं, इनको सिखा पढ़ा देंगे, सारी चीजें बता देंगे, मैं आपको साथ में नहीं रखूंगा, इस व्यक्ति से पूछताछ मैं अकेले में करूंगा, तब आप उनको ये बता सकते हैं कि ये इलीगल है। इस व्यक्ति को अपने साथ में अधिवक्ता रखने का राइट है। होगा क्या, आपको मैं एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता रहा हूं, ये देखिए आपको एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक एप्लीकेशन थाने में अगर गए हैं तो थाने में भी दे सकते हैं, और अगर थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, उसको अधिवक्ता नहीं दे रहे हैं और पूछताछ स्वयं करना चाहते हैं, तो आप संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट को भी ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपको लिखना है सेम सिंपल, उसमें आपको लिखना है एप्लीकांट, जो आपका एक्यूज्ड है उसका नाम लिखना है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग, मैं आपको ये यहां से बताता हूं। आपको थाने में एप्लीकेशन दे सकते हैं, या थाने वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर कोर्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में स्टेट वर्सेस आपका जो एक्यूज्ड है उसको लिखना है, केस क्राइम नंबर अंडर सेक्शन पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। फिर इसके बाद में अपने उसका पूरा नाम पता लिखना है और फिर लिख देना है हम्बली सबमिट एज बिलो। ये आप हिंदी में भी बना सकते हैं, हिंदी वाला फॉर्मेट भी मेरे पास में है, और हिंदी वाले फॉर्मेट से ही शुरू करते हैं फिर अंग्रेजी पर आते हैं, इसे आपको पूरी तरह से करना है। फिर आपको ये कंटेंट लिखने हैं, या कि आवेदक निर्दोष है और कथित अपराध को कभी कारित नहीं किया है और किसी कथित अपराध को कारित करने में किसी तरह से संलिप्त नहीं है। यह कि सूचना दाता की दुर्संधि और प्रभाव में आकर पुलिस संस्वीकृतिपूर्ण बयान निकलवाने के लिए आवेदक को परेशान एवं प्रताड़ित करने के लिए उपरोक्त वाद में
सम्मिलित वाद संपत्ति की मिथ्या बरामदगी दर्शित करने के लिए संभावित है, या कि उसके चुनाव के अधिवक्ता की सहायता से अन्वेषण अभिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी असुविधा एवं परेशानी से बचाया जा सकेगा, या कि आवेदक यह वचन देता है कि उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अन्वेषण की सम्यक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या कि यदि यह सुविधा प्रदान की जाती है तो ये आप एप्लीकेशन बना लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे आप ये प्रेयर भी लिख देंगे, या कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में यह आवश्यक है कि विद्वान न्यायालय अन्वेषक अधिकारी द्वारा पूछताछ के समय अपने चयन के अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु आवेदक को ज्ञात करने की कृपा की जाए। फिर आप अपना वो लिख दीजिएगा सादर प्रार्थना, ये तो आप जानते ही हैं, रिलीफ यहाँ मांग लीजिएगा। फिर आवेदक अभियुक्त का नाम लिख दीजिएगा, नीचे द्वारा अधिवक्ता, ये आप कर लीजिएगा। ये प्रक्रिया जो है आपकी, और यही सेम चीज आपकी अंग्रेजी में भी हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी वाले जो हैं वो अंग्रेजी में भी सेम चीजें जो मैंने पढ़ के बताई तो अंग्रेजी में। उद्देश्य हमारा अंग्रेजी में बनाने का है नहीं, हिंदी की ये सीरीज चल रही है इसलिए हिंदी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, और यूपी की कोर्ट्स में जो हमारे अधिवक्ता साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को सिखाने का प्रयास है, तो उनके लिए ये चीजें ज्यादा मायने रखेंगी हिंदी, तो इसलिए अंग्रेजी को साथ में लेकर इसलिए चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदी समझने में भी उनको दिक्कत है, तो अंग्रेजी में वो आप ऐसे ही फॉर्मेट में ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया ये ऐसे। ये अगर पुलिस नहीं मान रही है, अधिवक्ता नहीं नियुक्त करवा रही है उनके साथ में, और पूछताछ करके कुछ भी उगलवाना चाह रही है, तो आप ये मजिस्ट्रेट के सामने भी आवेदन लगा सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनसे पूछताछ पुलिस मेरी उपस्थिति में ही करे, मेरी अनुपस्थिति में उनसे कोई किसी भी तरह के पूछताछ ना करे, नहीं तो उनसे उल्टा सीधा बयान पुलिस करवा लेगी और फिर उसका फायदा उठाएगी, या कोई चीज वैसे ही कन्फेस करवा लेगी। पुलिस के डंडे में दम होता है भाई, वो डंडे से के हिसाब से कन्फेस करवा लेगी, या कुछ बरामदगी दिखा देगी। अपने थाने से कट्टा रख के अभी तक बरामदगी दिखा दी जाती थी, कोई सामान बरामदगी दिखा दी जाती थी, तो इसके लिए ये ऑप्शन है कि उनसे जब पूछताछ करें तो उसमें साथ में अधिवक्ता, तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अगर पुलिस वालों से पहले आपको निवेदन करना है कि ये व्यक्ति अधिवक्ता मुझे हायर कर रहा है, इसके साथ मुझे रहने दीजिए, अगर पुलिस वाले नहीं मानते हैं तो संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट से भी आप ये करके और उसके साथ रह सकते हैं, जिससे कि वो बच जाए। ठीक है, अब यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी स्थिति ये हुई कि भैया पुलिस पकड़ के लेके गई आपके क्लाइंट को, अक्यूज्ड को पकड़ के लेके गई, और फिर वहां उसने मारपीट करी, पुलिस ने उसको खूब मारा पीटा, और फिर इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले आपको वहां से जब एक्यूज्ड को लेकर थाने से मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने चलते हैं वहां से, तो उनका डॉक्टर भी सेट होता है, चाहे जितना मारे पीटे रहेंगे उस अभियुक्त को, डॉक्टर लिख देता है कि कोई इंजरी नहीं है, कोई भी वो नहीं है, और वहां आकर मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये देखो हमने कोई मारपीट नहीं की है, और उसका मेडिकल भी कराया है एक्यूज्ड का, ये बिल्कुल एकदम फिट आदमी है, मैंने इसको टच भी नहीं किया, ये पुलिस करके लेके आती। अब अगर पुलिस ये करके लेकर आ रही है, तब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको तो ये सिद्ध करना होगा ना कि पुलिस ने मारपीट करी है, तब आप संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ही सेक्शन 54 सीआरपीसी पुराने सेक्शन और सेक्शन 53 बीएनएसएस का में एक एप्लीकेशन मेडिकल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप लगा सकते हैं। इसके फॉर्मेट की बात की जाए तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बहुत सिंपल फॉर्मेट इसका भी है। इसकी एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं कि इनका मेडिकल कराया जाए, मुझे शंका है कि इनके साथ भी मारपीट हुई है और पुलिस ने इनका मेडिकल ढंग से नहीं करवाया है, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। स्टेट वर्सेस अभियुक्त जो भी है, वाद अपराध संख्या, धारा, थाना, जिला, फिर जैसे नाम लिखते हैं उस तरह से निम्नोक्त निवेदन करता है कि ये हो जाएगा। ये कि सूचनादाता पक्ष आक्रामक होने के कारण उपरोक्त अपराध के संबंध में पुलिस की परीक्षा में आवेदक अभियुक्त को उपति कायरित की गई है। जो भी आपको लिखना है वो आप इसमें इस कंटेंट लिखते चले जाएंगे, बहुत पढ़ के मैं आपको नहीं सुनाता हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट तो बगल लगा ही होगा, आप लोग देख भी लीजिएगा। आपको सारी चीजें लिख देनी है कि मुझे शंका है कि इनसे मारपीट हुई है और इन्हें चोट लगी है, लेकिन पुलिस इस चीज को छुपा रही है, तो इनका फिर से मेडिकल कराया जाए। ये आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेक्शन 53 बीएनएसएस नए कानून के तहत आप मूव कर सकते हैं। सेक्शन 54 सीआरपीसी था। अगर मैं अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए सेम है, बिल्कुल कोई अलग चीजें नहीं है, बस आपको अंग्रेजी में लिख देना है सेम फॉर्मेट में, कोई उसमें वो आने वाली नहीं है। आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे,
इनके सामने मजिस्ट्रेट साहब के, और उनसे कहेंगे कि ये व्यक्ति चोटिल है और इसको पुलिस ने जबरदस्ती ये सब करवाया है, इसका फिर से मेडिकल कराया जाए। अगर मेडिकल में चीजें निकल आती हैं तो पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि आपने काहे मारपीट करी। किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर उसके साथ मारपीट करने का पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। इस चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए और उनको सिद्ध आप इसी तरह से करेंगे, सेक्शन 54 के माध्यम से सीआरपीसी, और नए में सेक्शन 53 बीएनएसएस की एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको नोट करनी है जब पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ लेकर आए उस अभियुक्त को। ये आपकी दूसरी कार्रवाई होगी अगर आप जो अधिवक्ता हायर हुए। और ये सब चीजें आप करेंगे जब अपने क्लाइंट के साथ, जो मैं बारीकी बता रहा हूँ, ये सब चीजें जब आप करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, वो 100% सेटिस्फाइड होगा। सारे अधिवक्ता ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। गलतियां इसमें पुलिस की ये रहती है। अब अगली स्थिति पर बात करते हैं। ठीक है, अगली स्थिति क्या है कि पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद में 2 दिन थाने में ही बंद करके रख रही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ला ही नहीं रही है। कानून में क्या है, कानून में लिखा हुआ यह है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना होगा। अब लेकिन पुलिस है भाई, वो कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे। 2-2 दिन आपके अक्यूज्ड को बिठा के रखा है, छोड़ ही नहीं रही है। आपका जो क्लाइंट है वही थाने में बेचारा बंद है, अब आपके पास सूचना है कि बंद है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आप उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, पुलिस टाल मटोल कर रही है, वो कह रही है कि नहीं हम अभी छोड़ेंगे नहीं, सारे कानून तो जेब में रख के घूमते हैं पुलिस दरोगा, उनके लिए दवाई। अब मैं अगले सेक्शन में बता रहा हूं आपको क्या करना है। इसमें ये करना है, पुराने सेक्शन में सेक्शन 57 सीआरपीसी और नए सेक्शन में 58 बीएनएसएस नए कानून में, इसमें इसके तहत आपको एक एप्लीकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही लगाना होगा। आपको फिर से हिंदी वाले पर ही सेक्शन पर अंग्रेजी ही आ जाता है, हिंदी वाले सेक्शन पर ही आते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा। एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा सारी चीजें, वही जिस तरह से आप फॉर्मेट बनाते थे, नाम, अभियुक्त का नाम, वाद अपराध संख्या, धारा, थाना, जिला, उसका पूरा नाम लिखेंगे। और फिर इसके बाद में कंटेंट में आपको कुछ बताया दे रहा हूं क्या चीजें आपको लिखनी है। इसको पढ़ के बताना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आप लोग बना नहीं पाएंगे फिर बाद में। यह कि उपरोक्त अपराध में आवेदक अभियुक्त के पुत्र की संलिप्तता कथित करते हुए स्थानीय पुलिस दिनांक इतना को इतना बजे उठा ले गई है। जो आपका एक्यूज्ड है, जो आपका क्लाइंट है, वो तो पुलिस उसे पकड़ ले गई है, वो तो बैठा रहेगा थाने में, उसके परिजनों के द्वारा आपको ये एप्लीकेशन लगवाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको आगे लिखना है कि आवेदक का पुत्र देर रात तक ना तो अपने घर वापस आया था और ना ही उसे गिरफ्तार होने के समय से 2 दिन व्यतीत होने के पश्चात भी संबंध सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जितने दिन रखा है पुलिस वालों ने, 24 घंटे से अगर ज्यादा हुआ है, वो चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। फिर आगे आपको लिखना है कि पुलिसकर्मी ने कहा था कि आवेदक के पुत्र को उपरोक्त अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनार्थ ले जाया जा रहा है और वाद में संलिप्त न होना पाए जाने पर अवमुक्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए पारिवारिक सदस्यगण और पड़ोसी साक्षी हैं। इस स्थिति में जब पुलिस आपके किसी भी परिजन को गिरफ्तार कर रही है, अगर परिजन लोग देख रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं, तो अपने क्लाइंट को सलाह ये दीजिए जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसकी अगर वीडियोग्राफी कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि कितने बजे कितने समय ले जाए। अगर वीडियोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप ये एप्लीकेशन इस तरह से मूव करेंगे कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने देखा है मामला कि पुलिस उनको कब लेकर गई है। तीसरा ग्राउंड आपको लिखना है यह कि थाने और अधिकारिकता रखने वाले न्यायालय के मध्य दूरी 20 किलोमीटर है, जिससे न्यायालय पहुंचने के लिए आधा घंटा लगते हैं। इस प्रकार पुलिस द्वारा आवेदक के पुत्र की निरुद्धता 24.5 घंटे तक विधिक हो सकती है, लेकिन वर्तमान वाद में आवेदक का पुत्र 48 घंटे बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? 24 घंटे ये रख सकते हैं कस्टडी में और आने जाने का जो समय लगेगा उसको भी इनमें थोड़ा काट दिया जाता है, तो 24 का 24.5 या 25 घंटे मान लो। लेकिन अगर 2-2 दिन तक बिठाए हुए हैं तो ये आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसमें पुलिस गलत कर रही है और इनको बिठा कर रखी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अपना एक रिलीफ टाइप का लिख देना है, ये भी आप लिख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। ये कि उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में संबंध
पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57, अब नए कानून में जो 58 हुई है, के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधानों की जानबूझकर अवज्ञा कर रही है, इसलिए आवेदक का पुत्र संबंध पुलिस के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए तत्काल अवमुक्त किए जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करिए और क्या करिए, मेरा जो व्यक्ति बंद है उसको छुड़वाइए भी, ये आप मजिस्ट्रेट से प्रेयर करेंगे और आप इस पर आर्ग्यूमेंट भी करेंगे। जो व्यक्ति बंद है उसके परिजनों द्वारा आप इस सेक्शन में एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने मूव कर सकते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष, 2 दिन थाने में बिठाए हैं, तो ये प्रक्रिया आप करेंगे। ठीक है, अब अगली स्थिति पर चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बताते हैं। अगली प्रक्रिया है बेल की, डिफॉल्ट बेल जिसे कहा जाता है। अगर एक टाइम लिमिट होता है, विवेचना करने का भी टाइम लिमिट होता है 60 और 90 दिन का। ठीक है, इनेस क्राइम है तो 90 दिन, अगर हल्का फुल्का क्राइम है तो 60 दिन। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जेल गया है और जेल में बंद है, तो अगर निर्धारित समयावधि के अंदर पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर रही है न्यायालय में, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बिना कोई मेरिट सुने हुए ही उसे बेल दिया जाना चाहिए। ये सेक्शन 167 सब क्लास 2 सीआरपीसी में पुराने कानून में था, जिसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। इसमें भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें बेल के लिए कोई विशेष ग्राउंड आपको नहीं लिखना है, बस सिर्फ क्या लिखना है, स्टेट और एक्यूज्ड का नाम, केस क्राइम नंबर, अंडर सेक्शन, और जिस तरह से नाम लिखने का मैं बताता हूं वो डू हियर बाई हम्बली सबमिट एज बिलो दैट द applicant accused having been arrested surrendered before the learned court on डेट अथना सिंस देन ही इज इन जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने गिरफ्तार किया है या व्यक्ति ने कोर्ट में किस डेट को सरेंडर किया है। That the investigation agency could not submit the charge sheet in the aforesaid case crime and more than 60/90 days as the case may be has been alleged। जब से मुकदमा लिखा गया उसके 60 या 90 दिन के अंदर पुलिस जो है वो चार्जशीट प्रस्तुत करने में असफल रही है। फिर इसके बाद में आपको अपनी रिलीफ के बारे में आ जाना है, रिलीफ लिखना है। That in view of the aforesaid fact, applicant accused is entitled to be released on bail in case crime number under section name of fact district लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अपनी प्रेयर लिख देना है। जो भी बॉन्ड डिसाइड करेगा कोर्ट उसके लिए आपको 4 लाइन लिख देनी है। That the applicant is ready to furnish the personal bond without surety as directed by learned court and also undertake to appear on each and every date whenever directed by this court। तो इस स्थिति में मेरिट पर कोई सुनवाई नहीं होगी, डिफॉल्ट बेल आपको मिल जाएगी कि भैया इतने दिन से अभी चार्जशीट पुलिस नहीं लगा पाई है, यानी कि इनके पास कोई साक्ष्य है नहीं, फर्जी हमको जेल में बंद किए हैं, हमें बाहर करा जाए। तो इस स्थिति में आपके क्लाइंट को बाहर भी कराया जा सकता है। डिफॉल्ट बेल की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है। ये आपका होता है अगला ग्राउंड। ठीक है, ये आपको हिंदी में भी, हिंदी वाला फॉर्मेट भी अगर आपको बताएं तो उसी तरह से आपको लिखना है। आपको हिंदी वाले फॉर्मेट को भी हाईलाइट कर देते हैं, इस बार अंग्रेजी पढ़ गए हम, ये कर देना। या कि आवेदक अभियुक्त विद्वान न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार होकर समर्पण करके दिनांक अथना को गया है और फिर 60-90 दिन व्यतीत होने के बाद चार्जशीट नहीं आई है, इसलिए वो जमानत पर प्राप्त करने हेतु अब उसका राइट है और फिर जो भी न्यायालय प्रतिबंध निर्धारित करेगी वो हम देंगे और मुझे छोड़ दिया जाए। यही चीजें लिखकर आप डिफॉल्ट बेल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं भाई साहब, एक स्थिति और पैदा हो सकती है। वो स्थिति क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में ही एक स्थिति और पैदा हो सकती है। वो स्थिति ये है कि पुलिस बिना किसी ग्राउंड के आपको गिरफ्तार करके वो जेल भेज दे, या किसी भी मामले में गिरफ्तार करके कई बार पुलिस जेल भेजती है, इसके बाद में उस मामले में फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, फर्जी आपको महीने 15 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो आपका हरासमेंट हुआ, इतने दिन आप जेल में थे, इसका क्या होगा भाई साहब। तो इसके लिए आपको कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है। अगर आपको फर्जी जेल में आपको रखा गया है तो आप कंपनसेशन पाने के लिए भी दायी हो जाते हैं।
और उसके लिए क्या करेंगे, आपको संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही आवेदन करना होगा। क्रिमिनल मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट आप ध्यान रखिए, वहां ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, आपकी शुरू की प्रक्रियाएं मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही चलेंगी। कंपनसेशन का प्रोविजन सेक्शन 358 सीआरपीसी और नए कानून में सेक्शन 399 बीएनएसएस, इसमें आप आवेदन करेंगे कंपनसेशन के लिए अगर आपको फर्जी तरीके से जेल में रखा गया था तो। ठीक है, इसके फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ऐसे आपको स्टेट वर्सेस जो भी है मुकदमा अपराध संख्या अंतर्गत थाना जिला अभियुक्त का नाम या कि निम्न निवेदन करता है कि अभियुक्त निम्न निवेदन करता है कि आपको अपनी कहानी बनानी है। मैं सिंपल डेमो की कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इस चीजों को नकल नहीं कर लेना है आप लोगों को। आपको अपनी कहानी बनानी है और कहानी क्या बनानी, जो क्लाइंट बताएगा वही कहानी होती है। क्लाइंट ही आकर तो सिखाता है सारी चीजें कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये मेरे साथ गलत हुआ है, वही सब चीजें आपको लिखनी है। मैं आपको फॉर्मेट एक पढ़ के बता देता हूँ। ये कि आवेदक सूचना दाता का पड़ोसी है एवं नाले के पानी की निकासी को लेकर तनावपूर्ण संबंध रखता है एवं आवेदक संबंधित अधिकारियों के समक्ष एवं उसके विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराया है। यह कि सूचनादाता ने चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें किसी को नामित नहीं किया, उसने पुलिस को झूठी सूचना दिया कि आवेदक चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करता है और उसकी चुराई हुई संपत्ति खरीदा है तथा वह चोर को जानता है। झूठा बता दिया कि पुलिस को कि इनको पकड़ो, तो ये क्या करेंगे, इनके पास से माल बरामद हो जाएगा, आपका केस भी खुल जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। यह कि सूचनादाता के इशारे पर आवेदक की गिरफ्तारी दिनांक इतना को की गई और उसे जेल भेजा गया तथा जहां उसे 15 दिनों के लिए अवरुद्ध रहना पड़ा। यह कि जांच के बाद पुलिस ने निष्कर्षित किया कि आवेदक कथित घटना में कहीं भी संलिप्त नहीं है एवं उसका किसी भी अपराधी के साथ कोई संबंध नहीं है। विवेचना में क्या हुआ, इस व्यक्ति को क्लीन चिट दे दी गई, एफआईआर लग गया या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट आई, इसे क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, इसी का हम आवेदन कर रहे हैं कि फर्जी जेल में थे अभी तक। ठीक है, यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में माननीय न्यायालय सूचनादाता के विरुद्ध 1000 रुपये प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की कृपा करें एवं चूक की दशा में 30 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाने की कृपा करें। अब इसमें जुर्माना आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, कोर्ट को जो अच्छा लगेगा वो जुर्माना तय करेगी। आप अपने हिसाब से ज्यादा ही मांगिएगा, इसमें तो 1000 रुपये लिख दिया। 1000 रुपये की अब की क्या वैल्यू, आप ज्यादा मांगिएगा, जितना आप मांग सकते हैं मांगिए, उसका कोई मतलब नहीं। कोर्ट को जो लगेगा वो देगी, लेकिन कंपनसेशन के लिए आप दाइए, कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए अगर गलत तरीके से आपको कस्टडी में रखा गया है तो। ठीक है, अब यहां तक पुलिस की गिरफ्तारी और कस्टडी के बारे में पूरी डिटेल मेरे हिसाब से हो गई। यहां तक मैंने आपको डिटेल बता दिया कि पुलिस की गिरफ्तारी में अधिवक्ता का क्या रोल होता है, कैसे आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और डिटेल ये प्रोसेस है। लेकिन उस डिटेल प्रोसेस में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी चीजें प्रैक्टिकल में चलती हैं, इतनी आप करेंगे तो आप हटके अधिवक्ता दिखेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सारे अधिवक्ता ये भी नहीं करते, यहाँ पकड़ गए हो ठीक है, आओ यहाँ जब कचहरी मामला आएगा तब हम देखेंगे। कचहरी नहीं, आप थाने से भी मामले को डील कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले वीडियो जो 6 नंबर की वीडियो है उसमें बताया कि गिरफ्तारी से कैसे बचाना है, अगर गिरफ्तार हो गया तो उसके राइट्स का हनन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में बताया। अब क्या होगा दोस्तों, यहीं से अगले वीडियोज की शुरुआत भी कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं। कि पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी पूरे मामले की, और जांच करने के बाद में वो न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, न्यायालय के समक्ष अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। ये सब प्रक्रिया करने के बाद भी अगर आपको पुलिस को लगता है कि वो व्यक्ति आपका जो है वो दोषी है तो वो चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। जब आपके क्लाइंट के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत हो जाएगी तब आपको क्या करना है, ये हम लोग अगली वीडियोज में सीखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज से काफी कुछ सीख रहे होंगे। निवेदन मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता साथियों तक इसको आप पहुंचाते रहिए और ऐसे ही इस सीरीज में बने रहिए। बहुत जल्द ही इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक अच्छी नॉलेज लेकर यहाँ से निकलेंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।